तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर, जिसमें परिचर्चाएं चल रही हैं। यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हम परिचर्चा कर रहे हैं शिक्षा का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड उसके प्रॉब्लम्स, उसकी समस्याएं क्या क्या है, इसके बारे में परिचर्चा चल रही है। पेपर फर्स्ट जो आपके 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है, उसका यूनिट आपका 5 है, जिसमें हमने किसके बारे में परिचर्चा की। जो भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं हैं उसके बारे में परिचर्चा की। ठीक है, हमने भारत का जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा उसके बारे में 1954 वुड डिस्पैच के बारे में परिचर्चा की। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने विश्वविद्यालय आयोग जिसे राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, ठीक है, मुदाइलर आयोग कहते हैं जिसे, ठीक है, मुदाइलर आयोग के बारे में परिचर्चा की 1952 वाली। ठीक है, उसके बाद हमने कोठारी आयोग के बारे में परिचर्चा की। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में भी जाना हमने। ठीक है, उसके बाद हमने 1968 की शिक्षा नीति, इससे पहले हमने जाना 1968 1968 और 1979 की शिक्षा नीति, दोनों के बारे में परिचर्चा की। इससे पहले वाली वीडियो का जो अंतिम छोर हमारा था, हमने जाना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 ईस्वी के प्रभाव क्या क्या रहे थे। ठीक है, इसके बारे में हमने परिचर्चा की थी। क्या होता है, 1968 वाली शिक्षा नीति थी वो सक्सेस नहीं हो पाती है उस समय। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि संसाधनों के अभाव होती है, कमी होता है। और 1979 में क्या होती है, जनता सत्तारूढ़ में आ जाती है, मोरारजी देसाई क्या आते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, जो शिक्षा नीति क्या करते हैं, अपनी एक नई शिक्षा नीति लाते हैं। और क्या होता है, उसी के एक साल बाद 1980 में क्या हो जाता है, वो भी ज़्यादा नहीं चलती, एक साल चलती है, 1980 में पुनः कांग्रेस आ जाती है। फिर ये क्या करते हैं, वही पुरानी शिक्षा नीति जो 1968 में इंदिरा गांधी जी द्वारा अमल में लाया गया था, उसी में ये क्या करते हैं, अमल करते हैं। उसके बाद आता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो जुड़ जाइए, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उन साथियों की कोशिश करें जो 2024 में सहायक अध्यापक की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या नेक्स्ट आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। बाकी सीटेट, यूटेट, एस्टेट, आर्टेट सभी के लिए ये क्या है, श्रृंखलाएँ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम पहले पेपर को कंप्लीट करते जा रहे हैं। हमने वही टॉपिक अभी छोड़े हुए हैं, जिनके बारे में यूट्यूब में अच्छे से मिल रहा है, वो हमने अभी नहीं किए हैं। जो मैटर कम है, जिस मैटर के बारे में नहीं है, उनके बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। बाकी PDF आपको निःशुल्क नीचे मोर में डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ मैं आपके लिए लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से निःशुल्क PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक वीडियो को क्या करें, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। तो जुड़ जाइए। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक मोटिवेशन कोट आपका रोज का रहना चाहिए था, आज तो रहेगा। देखो, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक के नहार ए मंजिल के मुसाफिर, तो थक के नहार ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी वाली। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या, हम बेसिक, इसका सामान्य इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी एवं 1979 ईस्वी के बाद भी राष्ट्र शिक्षा की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जिसके समाधान के लिए सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया तथा उसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से अगस्त 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में 1951 से 1983 ईस्वी तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण था। ठीक है, उसकी उपलब्धियों तथा असफलताओं का यथार्थ स्थिति तथा गुण व कमियों का समन्वय विवेचन किया गया। सरकार ने इस दस्तावेज को आम जनता के हाथों में पहुंचाया और देशव्यापी पर इस पर क्या चर्चा करना शुरू कर दी। विभिन्न प्रांतों के क्षेत्रों में सुझाव प्राप्त हुए। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संसद में पास होने पर इसे मई 1986 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। ठीक है, 1986 कब प्रकाशित होता है, मई 1986 में प्रकाशित इसे किया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित हो गया। ठीक है, 1986 मई 1986 में जब शिक्षा नीति 1986 क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो इस शिक्षा नीति की जब घोषणा होती है तो उसी के कुछ समय बाद इस योजना के नामक दस्तावेज भी इसमें प्रकाशित किया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का दस्तावेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का दस्तावेज
दस्तावेज 12 भागों में विभाजित था। ठीक है, पूछ लेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित था? 12 भागों में विभाजित था। जानेंगे 12 विभागों के बारे में एक एक करके व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, तो प्रथम भाग में क्या था? इंट्रोडक्शन, भूमिका के बारे में चर्चा परिचर्चा मिलती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी का प्रभाव पड़ा शिक्षा पर, लेकिन शिक्षा की कुछ और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने शिक्षा की नई नीति तैयार की। ठीक है, दूसरे भाग की बात करें तो शिक्षा का सार और उसकी भूमिका के बारे में है। ठीक है, इसमें यह स्वीकार किया गया कि सभी के लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। दूसरे भाग में क्या किया गया? शिक्षा सभी के लिए क्या है? उनके भौतिक और आध्यात्मिक विकास की क्या है? बुनियादी आवश्यकता है। तीसरे भाग की बात करूं तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर संबंधित थी। यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी को बिना किसी भेदभाव के दी जानी चाहिए। शिक्षा को क्या? शिक्षा सभी को बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, किसी से भी, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, ठीक है, कोई दिव्यांग वर्ग, विकलांग वर्ग, किसी से भी वर्ग हो, किससे हो, उसके साथ शिक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उसे समान शिक्षा दी जाएगी। और पूरे देश में शिक्षा की संरचना 10+2+3 की शिक्षा लागू हुई। ठीक है, 10 आपका हाई स्कूल, 2 साल आपका इंटरमीडिएट और 3 साल आपका उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन वाली क्या संरचना लागू कर दी गई तीसरे भाग में। ठीक है, पूछ लेगा कि शिक्षा नीति 1986 के तीसरे भाग में किस पर बल दिया गया? तो किस पे बल दिया गया? तो 4 स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, एक में दे देगा आपका कि सभी को बिना किसी भेदभाव के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। पूरे देश में शिक्षा की नीति 10+2+3 कर दी गई। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट आपको देगा। तो अगर आप आज पढ़ लेंगे ना अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा में, तो वहाँ आप क्या करके आओगे, 1 नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता, आप उसे बिल्कुल प्यार से लेंगे। ठीक है, चौथे भाग की अगर बात करूँ तो समानता के लिए शिक्षा, इसमें समानता के लिए शिक्षा की बात की गई। यह स्पष्ट किया गया कि सभी धर्म व जाति के लोगों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। चौथे भाग में समानता के लिए शिक्षा, सभी के लिए समान, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, ठीक है, लिंग मतलब महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, सभी को शिक्षा दी जाएगी। पांचवें भाग की बात करूं तो विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, ठीक है, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, इसमें पूर्व प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल दिया गया, जिससे सभी स्तरों पर शिक्षा की जांच या उनको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये पांचवें भाग में था। छठे भाग की अगर बात करूं तो तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, ठीक है, हम आईसीटी वाले में भी पर चर्चा परिचर्चा करेंगे तो सारे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आईसीटी में आपके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कठोर हो गया, मृदल हो गया, ठीक है, पीपीटी हो गया, मेल हो गया, दूरसंचार हो गया, यंत्र हो गए, इनका शिक्षा में क्या योगदान है, इससे शिक्षण की विधियों को और सरल और रोचक कैसे बनाया जाता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो पांचवें भाग में क्या कहा गया वो हमने जान लिया। छठे भाग में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, ठीक है, टेक्नोलॉजी एवं प्रबंधन, टेक शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया गया। ठीक है, सातवें भाग में शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए बताया गया। सातवें भाग में क्या, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए बताया गया। आठवें भाग में शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ दिया गया और शिक्षा प्रक्रिया परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए गए। नवें भाग में शिक्षक में, ठीक है, शिक्षक के महत्व को स्वीकार किया गया। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नवें भाग में क्या सम्मिलित है, तो शिक्षक को इसमें क्या दिया गया, महत्व दिया गया। 10वें भाग की बात करूं तो 10वें भाग में शिक्षा का प्रबंधन, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का प्रबंधन कौन से भाग में है, तो 10वें भाग में है। ठीक है, शिक्षा के प्रबंधन के बारे में बताया गया कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए उचित प्रबंध किए जाए। ठीक है, और 11वें भाग की बात करूं तो संसाधन तथा समीक्षा, ये 12 भाग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हो मित्रों। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, जिसने पहले पढ़ लिया है वो 1.5 की स्पीड लगाएं और जिसने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुनते जाना है। और अगर नोट्स बनाना चाहे अपने हाथ से तो वो भी बना सकता है वीडियो पोस्ट करके, नहीं तो पीडीएफ आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो 11वें भाग में क्या हो गया, संसाधन तथा समीक्षा पर बल दिया गया। यह स्वीकार किया गया कि इस शिक्षा नीति 1986 ईस्वी को लागू करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाए। ठीक है, जो इसका अंतिम भाग था 12वां भाग और अंतिम भाग, उसमें भविष्य के बारे में, ठीक है, यह विश्वास प्रकट किया गया कि हम भविष्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो नई शिक्षा नीति, ठीक है, जो आपकी क्या 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
6 है उसमें 12 भागों के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं इसकी कार्य योजना। ठीक है, नई शिक्षा नीति हेतु कार्य योजना क्या बनाया गया। ठीक है, प्लान प्रोग्राम फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी के करीब 6 माह पश्चात नवंबर 1986 ईस्वी में इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कार्य योजना के दस्तावेज का प्रावधान किया गया। इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 23 कार्य दलों का गठन किया गया। ठीक है, पूछ लेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए कितने कार्य दलों का गठन किया गया, तो 23 कार्य दलों का गठन किया गया था। शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी संस्तुति जुलाई 1986 ईस्वी में प्रस्तुत की। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया कि 1986 में इसने क्या किया, अपनी कार्य योजना के दस्तावेज को प्रकाशन में लाया और लंबे, ठीक है, इसने क्या किया, विचार विमर्श के बाद 23 कार्य दलों का गठन किया और विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद जुलाई 1986 को ये प्रस्तुत करती है अपनी नीति। इन सुझावों पर 21 जुलाई 1986 इंपोर्टेंट डेट है, स्टार लगा लेना है, लिख लेना है। ठीक है, 21 जुलाई 1986 21 जुलाई 1986 ईस्वी को राज्य व केंद्र के समक्ष शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में विचार किया गया कि 2 अगस्त 1986 ईस्वी को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने पुनः विचार करके अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार कार्य योजना POA का यह अंतिम प्रारूप भारतीय संसद द्वारा अगस्त 1986 ईस्वी को स्वीकार किया गया या स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात इसे देश के सभी राज्यों में लागू किया गया। ठीक है, 3 डेट 21 जुलाई 1986, ठीक है, दूसरी डेट 2 अगस्त 1986 और तीसरी डेट भारतीय संसद ने जब इसे स्वीकार किया अगस्त 1986 से स्वीकृत किया लिया गया। तीनों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो अब जानते हैं नई शिक्षा नीति के प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, देखो एलिमेंट्री एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में क्या नई शिक्षा नीति कैसी थी, एलिमेंट्री एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो अभ्यास द्वारा बालकों को कौशल का परीक्षण दिया जाए। ठीक है, बालक क्या अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है, और आपका प्रभाव का नियम किसने दिए। ठीक है, मनोविज्ञान में किसने दिए। ठीक है, किसने, थॉर्नडाइक ने। कहाँ के वैज्ञानिक थे, कमेंट में बताओगे किस पे प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था, बताना। तो ठीक है, कनेक्ट करते हुए तो हम चलेंगे ही। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए, थॉर्नडाइक ने कुल पूछेगा तो 8 नियम, कुल कितने, कुल पूछेगा थॉर्नडाइक के तो 8 नियम। ठीक है, मुख्य पूछेगा तो 3 नियम, मैंने पहले अभी बताया आपको, प्रभाव का, अभ्यास का और आपका तत्परता का, और गौण पूछेगा तो 5 नियम। ठीक है, तो ये हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो नई शिक्षा नीति ने प्रारंभिक शिक्षा में क्या कहा, अभ्यास द्वारा बालकों को कौशल का परीक्षण दिया जाना चाहिए, बच्चों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होना चाहिए। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक अधिगम में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में सुधार मूर्त रूप तथा वांछित दिशा में होना चाहिए। ठीक है, जो क्या है प्राथमिक शिक्षा है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में बताया है। आज तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी जानेंगे, यहाँ सर्व शिक्षा अभियान भी जाएंगे, नवोदय विद्यालय भी जाएंगे। ठीक है, इग्नू के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, यूयू के बारे में भी जानेंगे इसमें, क्योंकि 1986 में सारे सम्मिलित हैं, सब जानेंगे। बस बैठना है एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके। ठीक है, चौथा पॉइंट है, बोला इसने शिक्षार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान उसकी सुविधा अनुसार दिया जाना चाहिए। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है, विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। महिला एवं बाल विकास की रिपोर्ट के अनुसार 2007 ईस्वी में भारतवर्ष में स्कूल जाने वाले हर तीन में 2 बच्चे शारीरिक दंड का शिकार होते हैं। स्कूल जाने वाले 75% लड़कों और 65% लड़कियों को दंड दिया जाता है। इसके विरोध में सरकार ने इतने गंभीर है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इससे लगे हुए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बनाया गया है। ठीक है, बालक को दंड दोगे ना तो कहाँ जाओगे, सलाखों के पीछे जाओगे। ठीक है, शिक्षक हो के सलाखों के पीछे। ठीक है, वहीं अपनी आत्मकथा लिखोगे। ठीक है, कि मैं एक शिक्षक था। ठीक है, मैंने सोचा था मैं क्या करूँगा, एक अच्छे विद्यालय का निर्माण करूँगा, बच्चों को अनुशासन में रखूँगा, तो मैंने अपनी एक पॉलिसी अपनाई, दंड की पॉलिसी। ठीक है, दंड की पॉलिसी से के अनुसार मैं कहाँ पहुँच गया, सलाखों के पीछे पहुँच गया। तो दंड तो देना ही नहीं है। दंड दोगे ना, या तो बालक तुम्हें गेट के बाहर पकड़ लेगा, या तो फिर क्या पकड़ लेगा, या बाल अधिकार संरक्षण आयोग आएगा, उठा के कहाँ डाल देगा, सलाखों के पीछे डाल देगा। तो सोच लेना है शिक्षक बनने से पहले। ठीक है, तो छात्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना है। ठीक है, मित्र जैसा व्यवहार करना है। ठीक है, दोनों में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ठीक है, सहसंबंध होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको सारी बिल्कुल
हम क्या करेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन इन ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार तथा निजी संयोजकों को सहभागिता के आधार पर सौंपा गया। इसमें अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयत्न किया गया, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इस शिक्षा की 10वीं कक्षा हेतु एक सामान्य मूलभूत पाठ्यक्रम क्या किया गया है, इसमें निर्मित किया गया। तो ये क्या सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में था। अब हायर एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं। संबद्ध कॉलेजों के स्थान पर कुछ प्रमुख स्वायत्त विद्यालय खोले जाने चाहिए। शिक्षा में वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने हेतु नवाचार को लागू किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा हेतु अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, ये चीजें देखो समझानी, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आपके लिए कठिन वर्ड है। ठीक है, कठिन शब्द कुछ नहीं है, सीधे सीधे से क्या बोल रहा है कि संबद्ध कॉलेजों के स्थान पर क्या कुछ स्वायत्त विद्यालय भी खोले जाने चाहिए। शिक्षा के वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करते हुए नवाचारों को, ठीक है, जो वर्तमान में शिक्षा संबंधी चुनौतियां चल रही हैं उनका सामना करके क्या करना है, उन नवाचारों को लागू करना है। उच्च शिक्षा हेतु अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, वही चौथा पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी के अनुसार भारत में वर्तमान में 150 विश्वविद्यालय तथा 5000 महाविद्यालय हैं जो पर्याप्त हैं। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ाने के बजाय इनके स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी वर्तमान में 1986 में कितने बता रहा है विश्वविद्यालय 150 और 5000 महाविद्यालय बता रहा है, ये काफ़ी हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए काफ़ी हैं। इनकी संख्या बढ़ाने से बेहतर होगा कि इनमें सुधार किया जाए। इनमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। इनकी शिक्षण प्रणालियों में, इनमें संसाधनों में, इनकी पाठ्यचर्या में, इनमें ही सुधार करना चाहिए। तभी क्या होगा, शिक्षा नीति सफल होगी, सक्सेस होगी। पांचवा पॉइंट है आपका उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में लचीलापन। ठीक है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में कैसा होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी एक झलक, ठीक है, क्या बोला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में फिर जान लेते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को चर्चा कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक कदम उठाए गए। ठीक है, पहला पॉइंट है 10+2+3 शिक्षा की संरचना व्यवस्था अपनाएगी। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, कब इसका गठन किया गया, तो 2000 में। कब इसका गठन किया गया, 2000 में। ये आपके टॉपिक में अलग से है, हमने पढ़ा है, यहाँ भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कब, 1987। कब, 1987। क्यों, प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को सुधार करने के लिए बताया था उसमें। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में 2 भवन होने चाहिए। ठीक है, 1 बरामदा होना चाहिए। ठीक है, और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए, 1 मेल और 1 फीमेल। ठीक है, और शिक्षण संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, शिक्षण विधियां, शिक्षण संसाधन, टीचिंग मटेरियल वहां क्या होना चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, संस्कृत विद्यालय की स्थापना होती है, शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रयास, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, शिक्षक की जवाबदेही को तय करना, उपाधि को सेवा से अलग करना, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की व्यवस्था करना, परीक्षा में सुधार पर जोर देना, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करना। ये सब 1986 की क्या है, बेसिक फैक्ट, तथ्य आपके लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 10+2+3, ठीक है, हाई स्कूल 10 वर्ष का, 2 साल का इंटरमीडिएट, 3 का आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, स्नातक। शिक्षा संरचना 10+2+3 का स्ट्रक्चर एजुकेशन था। सर्वप्रथम राधाकृष्णन आयोग द्वारा 10+2+3+ शिक्षा संरचना का प्रस्ताव 1948 ईस्वी में दिया गया। सबसे पहले 10+2+3 का सुझाव किसने दिया, राधाकृष्णन आयोग ने। कब, 1948 में दिया था। ठीक है, 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, हमने जाना है इसके बारे में अलग से वीडियो। ठीक है, तो जो क्या था बताओ, इसमें जो राधा कृष्णन आयोग था, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब होता है, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, और रिपोर्ट कितने पन्नों का था, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मुझे अगर प्रो बनना है तो आप एक्टिविटी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग ने 10+2+3 की जो शिक्षा संरचना थी, इसका प्रस्ताव 1939 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इस प्रस्ताव को स्वीकार करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी ने संपूर्ण भारत में शुरुआत की। यह प्रथम 10 वर्षीय कक्षा
1 से 10 तक माध्यमिक या हाई स्कूल की शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, देखो SSA, ठीक है, हमने सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान भारतीय संविधान की धारा 45 के अधूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया था। ठीक है, जो क्या था, संविधान की धारा 45 थी, उसमें जो अधूरे लक्ष्य, जो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सके, उनको पूरा करने के लिए SSA का क्या किया गया, 2000 में इसका गठन किया गया। ठीक है, धारा 45 क्या था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ सन 2000 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने के उद्देश्य से इसका क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। SSA सर्व शिक्षा अभियान के अलग आपका टॉपिक है, अलग वीडियो डाल दी है, आप वहां से इसको क्या व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करते हैं, कर लेंगे, वहां जान लेंगे तो यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो SSA के उद्देश्य क्या थे, आज आपका यहाँ रिवीजन हो जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 2010 ईस्वी तक पूरी तरह कक्षा प्राप्त कर लेना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसे सामान्य जीवन से संबंध करना। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निम्न 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था, सन 2003 ईस्वी तक ब्रिज कोर्स के आधार पर स्कूली शिक्षा की गारंटी योजना को पूरा करना। दूसरा भाग था सन 2007 ईस्वी तक देश के समस्त विद्यालयों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। तीसरा भाग था सन 2008 ईस्वी तक देश के सभी बच्चों को 8 वर्ष की शिक्षा प्रदान करना। ये क्या किया गया, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 3 भागों में शिक्षा बांटा गया था। ठीक है, सर्व शिक्षा के ये क्या थे, SSA के उद्देश्य थे। और इस अभियान के लिए 2001 से 2002 ईस्वी में 1100 करोड़ रुपया, ठीक है, 1100 करोड़ रुपये से अधिक व्यय निर्धारित किया गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि SSA अभियान के तहत कि शिक्षा के लिए कितना 2001 और 2002 में कितना रुपया व्यय किया गया, तो 1100 करोड़ रुपया। ठीक है, 1100 करोड़ रुपया आपका लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कुछ इसमें तीसरा पॉइंट है आपके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड। ठीक है, 1987 में बता दिया था। क्यों मैंने बताया कि ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड का गठन क्यों किया जाता है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए। ठीक है, भवन, प्राथमिक विद्यालय का भवन 2 कमरों का बरामदा होना चाहिए, बालिकाओं के लिए अलग शिक्षा, अलग शौचालय होना चाहिए। ठीक है, हर प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, और क्या होने चाहिए, उचित शिक्षण सामग्री होने चाहिए। ये हमने चर्चा परिचर्चा कर ली थी। ठीक है, नवोदय विद्यालय जान लेते हैं, अलग से टॉपिक में है। नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए स्थापित किए जो कुशाग्र बुद्धि तथा विशेष योग्यताओं व क्षमताओं से संपन्न है। ठीक है, आप 5वीं में है तो आपका एक इंटेंस एग्जाम होता है नवोदय विद्यालय का। ठीक है, आप उसे पास कर लेते हैं तो आप फिर कहाँ जाते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जहाँ बिल्कुल मुक्त क्या है, आवासीय व्यवस्था और अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। किनके लिए, जो इंटेंस एग्जाम पास कर लेते हैं, जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। वस्तुतः नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में घोषित गति संवर्धन विद्यालय खोले जाने की नीति के अंतर्गत संचालित किए गए थे। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है, एम्स ऑफ नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो एम्स क्या थे, विद्यालय के विकास की राष्ट्रीय योजना के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, विद्यालय परिसर में छात्रों को प्रत्येक दृष्टि से उत्तम शिक्षा प्रदान करना, स्थानीय प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करना। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों हेतु 75% और शहरी छात्रों के लिए 25% एवं संपूर्ण आरक्षण में अनुसूचित जाति के लिए 15% और जनजाति हेतु कितना 7.5% आरक्षण रहता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के दे देगा। ठीक है, आपके 3 उद्देश्य दे देगा, एक नहीं देगा। पूछ लेगा कि नवोदय विद्यालय, एम्स ऑफ नवोदय विद्यालय में जनजातियों के लिए आरक्षण की कितनी व्यवस्था की गई, 7.5। ठीक है, ग्रामीण छात्रों के लिए 75%, शहरी छात्रों के लिए 25% और अनुसूचित जाति के लिए 15%। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना। आपका 5वां पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा में मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य मानकों के अनुसार प्राप्त न कर पाने के कारण ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड योजना शुरू की गई थी। ठीक है, बता दिया ब्लैक बोल्ड के बारे में। उसी प्रकार उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी नीड्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी। ठीक है, जिन व्यक्तियों ने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी है उनके लिए। ठीक है, देश के पिछड़े व दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जो
उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालय तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ऐसे व्यक्ति जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कार्यरत व्यक्ति जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा जैसे आप यूओयू, ठीक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू हो गया, ठीक है, इनको आप, ये आपके उदाहरण हैं जो दूरस्थ शिक्षा ओपन यूनिवर्सिटी आप घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने रोजगार के साथ अपनी शिक्षा को क्या कर सकते हो, जारी रख सकते हो, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा की विधियक मेथड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की बात करूं तो दूरस्थ शिक्षा में रेडियो तथा पत्राचार विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेडियो और पत्राचार, जैसे मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा है, ठीक है। मैं आपको हल्द्वानी से पढ़ा रहा हूँ, आप, ठीक है, आप कोई कहाँ से हो, बागेश्वर से हो, कोई अल्मोड़ा से हो, ठीक है, कोई पौड़ी से हो, कोई टिहरी से हो, आप घर बैठे मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किसके माध्यम से, यूट्यूब YT के माध्यम से आप मुझे क्या कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सिर्फ भी माध्यम से, ठीक है, सुन पा रहे हो। तो यही क्या है, दूरस्थ शिक्षा है। समझ गए दूरस्थ शिक्षा क्या है, ठीक है। तो मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पद्धति की अवधारणा के अनुसार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज में बैठे व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी बता दिया। मुक्त विश्वविद्यालय का स्वरूप की बात करूं तो नेचर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, तो सन 1979 ईस्वी में ब्रिटेन में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मुक्त विश्वविद्यालय की सबसे पहले कब स्थापना हुई, तो 1979 में। कहाँ पे, ब्रिटेन में होती है, इंपोर्टेंट है। इसमें अध्ययन के लिए रेडियो, टेलीविजन व अन्य प्रकार के संचार साधनों का सहारा लिया गया। भारत में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे, इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश में कब, 1982 में की गई। भारत में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ, आंध्र प्रदेश, 1982, इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। इस विश्वविद्यालय में BA, BCom, BSc कुछ विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान आदि की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, अर्थात यह देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था जो 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया। अब भारत में 10 मुक्त विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं जो निम्न है, ठीक है। 10 मुक्त विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं भारत में, जिसमें इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद हो गया, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना हो गया, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक हो गया, AP भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोज हो गया, ठीक है, भोपाल हो गया, ठीक है। और पूछेगा कोटा मुक्त विश्वविद्यालय कोटा हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर हो गया, कर्नाटक स्टेट मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर हो गया, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद हो गया, ठीक है। आइए अब जान लेते हैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय आपके सिलेबस में है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, स्थापना कब होती है, सितंबर 1985 ईस्वी को, ठीक है, 1985 को इसकी स्थापना होती है। स्थान कहाँ, दिल्ली, दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। माध्यम रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर तथा कंप्यूटर आदि से शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम की बात करूं तो BA, BCom 3 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो 3 से 8 वर्षों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम की बात करूं तो प्रबंधन में डिप्लोमा, प्रबंध में डिप्लोमा, दूरस्थ शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स, बैंकिंग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तथा हॉर्टिकल्चर विभाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके भारत में भिन्न भिन्न वर्गों में से क्या 45 से अधिक क्षेत्रीय केंद्र तथा 750 से अधिक अध्ययन केंद्र चल रहे हैं, ठीक है। अब जानते हैं नई शिक्षा नीति के मूल्यांकन के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इसके गुणों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। 1986 के बारे में जुड़ा रहना है आपको, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो मूल्यांकन और इसके गुण जान लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी गुल है 1 घंटे से, ठीक है। अभी सिस्टम में चार्ज भी पूरा होने वाला है, वीडियो पूरी कंप्लीट होगी नहीं होगी, ठीक है। तो जैसा भी रहेगा आपके लिए उपयोगी होगा, देख लेंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो गुण और मूल्यांकन जान लेते हैं, ठीक है। इसमें शिक्षकों के स्तर तथा शिक्षक प्रशिक्षण को सामाजिक दृष्टि से और अधिक सुदृढ़ बनाया गया, ठीक है। आधुनिक बनाने हेतु उपयोगी सुझाव दिए गए थे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था, सभी के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया, ठीक है। इस शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा सेवा के गठन का निर्णय लिया गया। इस हेतु राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद एवं जिला शिक्षा बोर्ड को भी गठित किया गया था। इस शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ के जाने वाले बच्चों के लिए क्या, बच्चों के लिए, स्कूल न जाने वाले लड़के लड़कियों के लिए हेतु क्या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने की भी बात कही गई थी। इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में गिरावट रोकने के लिए हर संभव प्रयास का करने का निर्णय किया गया, ठीक है। शिक्षा में गिरावट आने के लिए जितनी
जितने भी अधिक प्रयास हुए उतना भारत सरकार ने किया था। ठीक है, दोष जान लेते हैं इसके। ठीक है, प्लस 2 स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाला व्यावसायिक पाठ्यक्रम को संसाधनों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की वजह से सफलता नहीं मिली। ठीक है, बाह्य परीक्षाओं को कम करके आंतरिक मूल्यांकन को बढ़ावा देने में नीतिगत निर्णय से भी वैध एवं विश्वसनीय परीक्षा परिणाम उपलब्ध होने की आशा नहीं है। इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय की व्यवस्था हो जाने में निरर्थक हो गए। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उचित रूप से क्रियान्वयन न होने से प्राथमिक विद्यालयों में क्या हुआ, उनके शिक्षा स्तर में कोई सुधार नहीं हो पाया। ठीक है, अब जान लेते हैं शिक्षक की जवाबदेही में परिचर्चा कर लेते हैं। शिक्षक की जवाबदेही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए गए थे। ठीक है, एक नवीन कदम भी उठाया गया। इसमें जवाबदेही में एक और जहां शिक्षक के स्तर, सम्मान, वेतन, सेवा शर्तों व अन्य सुविधा को स्वीकार किया गया था, वहीं दूसरी ओर उनके उत्तरदायित्व, कर्तव्य और कार्य प्रणाली में मूल्यांकन को भी आवश्यक माना गया। शिक्षक की स्थिति पर 1987 ईस्वी में एक संगोष्ठी के दौरान मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल बेरदिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन शिक्षकों के सक्रिय सहयोग के बिना भली प्रकार हो पाना एक कठिन कार्य है। इस विषय में शिक्षकों की भूमिका की विवेचना गंभीरता से की जानी चाहिए। इस संबंध में अनेक या उनके वेतन, सेवा शर्तें, पर्याप्त शिक्षण सामग्री की आपूर्ति तथा उनकी कठिनाइयों के निवारण पर विचार करना होगा। ठीक है, आप देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, अब जवाबदेही के उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा हेतु, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, समाज और राष्ट्र की उन्नति तथा विकास हेतु, मूल्यांकन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय भेदभाव हेतु। ठीक है, देखो, शिक्षक विद्यालय की रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसी भी विद्यालय की सफलता वास्तव में शिक्षकों की गुणवत्ता पर आधारित होती है। अतः शिक्षक की जवाबदेही निम्न प्रकार होती है। ठीक है, कक्षा में शिक्षण शैली अच्छा बनाना, सामाजिक कार्यों तथा नैतिक चारित्रिक आचार व्यवहार को अच्छा बनाना, छात्रों के अनुशासन तथा मूल्यांकन की जाए, छात्रों की कक्षाओं में उपस्थिति की जाए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित होने से। ठीक है, क्या बोला? विद्यालय में जो शिक्षक है वही रीढ़ की हड्डी है। जैसे आपके शरीर में मुख्य रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जो क्या है, मुख्य है, वो गया तो सब गया। तो विद्यालय में रीढ़ की हड्डी कौन है? शिक्षक है। ठीक है, किसी विद्यालय की सफलता वास्तव में शिक्षक की गुणवत्ता पर ही आधारित होता है। विद्यालय कितना सक्सेस है, विद्यालय कितना अधिक उत्तम है, वो वहीं के शिक्षकों की शिक्षकों पर निर्भर करता है। उनकी शिक्षण विद्या, उनका वो सब्जेक्ट में कितने विशेषज्ञ हैं, ठीक है, उनके छात्रों के साथ कैसा संबंध है, ठीक है, वो अपनी किस विधियों से छात्रों को अधिक क्या बना रहे हैं, अधिक उत्तम और भविष्य निर्माता बना रहे हैं, ये शिक्षक पर क्या करता है, निर्भर करता है। कक्षा में शिक्षण शैली की, ठीक है, उनकी शिक्षण शैली कैसी है कक्षा में, ठीक है, सामाजिक कार्यों तथा नैतिक चारित्रिक आचार व्यवहार की, ठीक है, उनका सामाजिक कार्यों में और नैतिक चारित्रिक आचार व्यवहार कैसा है, ठीक है, छात्रों के अनुशासन तथा मूल्यांकन को किस प्रकार क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, छात्रों की कक्षाओं में उपस्थिति के संदर्भ में पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित होने से क्या है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उसके विद्यालय में छात्र को निर्माण किस प्रकार हो, क्योंकि आज का छात्र ही राष्ट्र का निर्माता होता है। ठीक है, राष्ट्र के भविष्य हैं, राष्ट्र को संवारना है उन्होंने। ठीक है, तो 1986 के बारे में हमने व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज ही अपने YouTube चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और हर एक दिन में 2 वीडियो आती हैं। समय पर वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है, तो सब्सक्राइब करके बगल पे घंटा के बटन को बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में करेंगे संशोधित राष्ट्रीय नीति और जनार्दन रेड्डी रिपोर्ट, हम अगली वीडियो में परिचर्चा कर लेंगे। रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, ठीक है, 1992 का हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम 1992 नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा कर लेंगे। सोचा था इसी वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन बिजली गुल है 1 घंटे से, मैंने पहले बताया, इसलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए क्या करें, आज ही अपने मित्रों में क्या करें, यूके टीचिंग परीक्षा के बारे में उन्हें बताएं कि यहाँ पूरे किताब के PDF से पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक सटीक वर्णन, ठीक है, एक व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा होती है। आज ही जुड़ें अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, जिस वीडियो में PDF अटैच नहीं होगा, स्किप हो गया होगा, वहाँ आप कमेंट कर देना, या टेलीग्राम से आप ले लेना, या आप कमेंट
कमेंट कर लेगा, मैं वहाँ भी उसे अटेंड कर दूंगा। देखो, शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य निःशुल्क है। संघर्ष, मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी होगी, मार्गदर्शन तुम्हारे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की होगी। थैंक यू सो मच।